everyone, welcome to Unimonks. My name is Dr. Hiba and I am your sociology educator. In this video, I am going to discuss syllabus of sociology for CUET 2024. तो आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हमें सोशियोलॉजी का प्रिपरेशन करना है, हमें सिलेबस से फेमिलियर होना है कि CUET 2024 को क्रैक कर पाएं और अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाएं। तो यही वो सही वक्त है जब आपको ये वीडियो देखना है, पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि आगे भी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हमें सबसे पहले सिलेबस देखना है। हम जब तक सिलेबस नहीं देखेंगे हमें पता कैसे चलेगा कि हमें कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन से कॉन्सेप्ट्स हमें क्लियर करने हैं, ताकि हम जब एग्जाम दें तो हमारा बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो चुका हो। ठीक, तो देखो सबसे पहले जब मैं सिलेबस की बात कर रही हूँ तो हमारे यहाँ पर एनसीईआरटी बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे हमने CUET 2022 का पेपर एनालाइज करा, CUET 2023 का एग्जाम पैटर्न हमने देखा, तो हमने यहाँ पर देखा है कि जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं हमसे पूछे गए हैं हमारे एनसीईआरटी बुक से। तो मैं आपसे ये कह सकती हूँ कि आपका जो बेस है आपके CUET 2024 के लिए वो आपके एनसीईआरटीज है। अब आपका कोई भी डोमेन हो सकता है, आप ह्यूमैनिटीज से हो, आप साइंस से हो, आप कॉमर्स से हो, अगर आपके एनसीईआरटी बुक्स आपके 11th-12th में पढ़ाए गए हैं तो आपके लिए वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके CUET 2024 को एग्जाम क्रैक करने के लिए। तो जैसे मैंने बताया कि हम इस वीडियो में सोशियोलॉजी का सिलेबस देखेंगे, तो हमारे 12th में दो एनसीईआरटीज दिए गए हैं। एक है हमारा बुक 1 इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी, दूसरा हमारा बुक है सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक, तो इन दोनों एनसीईआरटीज को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसमें हमारे 6 चैप्टर्स दिए हुए हैं और बुक 2 में हमारे 8 चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं, जिससे हमारा जो बेस है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और अगर हमसे इन डिटेल कहीं से भी इन बिटवीन द चैप्टर्स कहीं से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो हम उसका आंसर बहुत अच्छे से कर पाएंगे। फिर एट द एंड हमें सिलेबस भी हमारे वेबसाइट CUET.summer.ac.in पर दिया हुआ है कि आपको आपका सोशियोलॉजी का ग्रेजुएशन UG, ठीक है, अंडर ग्रेजुएशन कोर्स का सिलेबस देखना है तो आप वहां जाकर देख सकते हो। लेकिन वहां जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इसी वीडियो में आपको एनसीईआरटी के चैप्टर्स भी बताऊंगी और जो हमें सिलेबस दिया हुआ है वो भी बताऊंगी, तो वीडियो पूरा देखना है। चलो देखो, सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि हमारी बुक 1 है इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी, जिसमें हमें 6 चैप्टर्स दिए हैं। चैप्टर 1 हमारा इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी है, चैप्टर 2 हमारा डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सोसाइटी, चैप्टर 3 की हम बात करें तो हमारा सोशल इंस्टीट्यूशंस कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज है, चैप्टर 4 अगर हम देखें तो हमारा मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, चैप्टर 5 हमारा पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड चैप्टर 6 चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। अगर मैं आपसे बात करूं कि 2022 का पेपर एनालाइज करा, 23 का पेपर एनालाइज करा, तो उसमें हमने देखा था कि ये जो हमारा डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सोसाइटी और इंस्टीट्यूशंस कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज और यहाँ पर हमारा सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन, इससे सबसे ज्यादा सवाल या क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, 2022 का जब पेपर एनालाइज करा तो इन चैप्टर्स में से 5 से 6 सवाल हर चैप्टर से पूछे गए थे। तो ये चैप्टर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगी कि सिर्फ ये नहीं सोचना है कि यहाँ से पूछे गए थे तो यहाँ से ही पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्या पता 2024 में इन चैप्टर्स से लिमिटेड क्वेश्चंस पूछ लें और जहां से नहीं पूछा गया था वहां से ज्यादा क्वेश्चंस बना दें, है ना। तो हमारे लिए हमारे ये दोनों बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये जो 14 चैप्टर्स हैं हमारे, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये बुक 2 है हमारा सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, इसमें हमारे 8 चैप्टर्स दिए हुए हैं, जिसमें से यहाँ से बहुत क्वेश्चंस पूछे गए थे। और हमारे सोशल मूवमेंट से तो हर शिफ्ट में एक जो पैसेज और पैराग्राफ अगर आपने नहीं देखा है, पैटर्न एग्जाम या पेपर नहीं देखा है एक बार भी, तो मैं आपको बता दूं कि 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, 45 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, आपको 10 क्वेश्चन का मार्जिन मिलेगा जहां पर आप चॉइस कर सकोगे कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हम इसको छोड़ सकते हैं। ठीक, इतना। फिर अगर मैं आपको मार्किंग की बात करूं तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। आपको अगर करेक्ट आंसर है तो +5 मिलेगा, अगर इनकरेक्ट आंसर है आपका तो आपको -1 हो जाएगा। ठीक, और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन पर आपका कोई भी मार्क्स ना कटेगा ना बढ़ेगा। ठीक है, ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं होगा। तो जैसे मैं बता रही थी कि सोशल मूवमेंट जो हमारा चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट था। इससे झारखंड मूवमेंट दे दिया था, ट्राइबल मूवमेंट दे दिया था, दलित मूवमेंट दे दिया था
और उससे आपसे 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे और आपको उसके आंसर्स करने थे, ठीक, इस तरह से। तो यहाँ हमने एनसीईआरटीज का अपना बुक 1 भी देख लिया। बुक 1 में हमारे 6 चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं। बुक 2 हमने देखा, बुक 2 में हमें 8 चैप्टर्स पढ़ना है। अब उन्हीं चैप्टर्स में से जो हमारे वेबसाइट पर सिलेबस दिया हुआ है उसी में से सारे टॉपिक्स को मेंशन करा गया है, तो वो हमें देखना है। तो सबसे पहले देखो, यूनिट 1 हमारे इसमें जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें हमें 10 यूनिट पढ़ने हैं। 10 यूनिट वही हैं हमारे जो हमें पूरे अपने 14 चैप्टर्स कवर करने हैं दोनों एनसीईआरटी से। तो सबसे पहले देखो, यूनिट 1 में स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी की बात हो रही है। तो सोशियोलॉजी में हम अपने सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन सोसाइटी को पढ़ेंगे। इंडियन सोसाइटी में सबसे पहले हम देखेंगे इंडियन सोसाइटी क्या है, उसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या थे, ये सब चीजें। उसके बाद हमें कॉलोनियलिज्म समझना है, नेशनलिज्म समझना है, ठीक। बहुत छोटा सा चैप्टर दिया हुआ है एनसीईआरटी में, 2 से 3 पेज का, उसमें बताया गया है। फिर हमें क्लास और कम्युनिटी समझना है, ठीक। इसी तरह से हमारा डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, तो इसमें हम पूरा डेफिनेशन पढ़ेंगे कि डेमोग्राफी क्या होता है। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन होता है। डेमोग्राफी हमें टाइप्स पढ़ेंगे, तो 2 टाइप्स का होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल, ठीक है। फॉर्मल होता है और स्टैटिस्टिकल होता है। वहीं फॉर्मल हम कॉजेज एंड इफेक्ट्स और स्टैटिस्टिकल ये सब पढ़ेंगे डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर में। उसके बाद हमारा बर्थ रेट, डेथ रेट, माल्थूजियन थ्योरी, डेमोग्राफिक ट्रांजिशनल थ्योरी, ये सारे कॉन्सेप्ट हमें डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर में पढ़ने हैं, ठीक। इसी तरह से रूरल अर्बन लिंकेजेस का हमें पढ़ना है। यहाँ पे हमें माइग्रेशन पढ़ना है कि किस तरह से पुल फैक्टर्स होते हैं, पुश फैक्टर्स होते हैं, जिससे माइग्रेशन प्रोसेस होता है। तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। इसके बाद हमें यूनिट 2 में हमें सोशल इंस्टीट्यूशंस, कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज पढ़ना है। तो इंस्टीट्यूशन से हम क्या समझते हैं, जैसे कि हमने बहुत सारे लेक्चर्स डाले हुए हैं यूट्यूब पर, अगर आपने देखा होगा तो कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज का भी मैंने डाला है। तो वहां पर हमने पढ़ा था कि ये सोसाइटी है, सोसाइटी बहुत सारे कंपोनेंट्स से मिलकर बनता है और ये जो कंपोनेंट्स हैं इनको हम इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, जो अपने जो रोल्स हैं, जो अपने फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करते हैं सोसाइटी में सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए। तो वही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि फैमिली एंड किनशिप क्या है, फैमिली का क्या रोल है सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए, या सोसाइटी में सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए फैमिली का क्या फंक्शन होता है, क्या वो रोल परफॉर्म करते हैं। इसी तरह से किनशिप क्या होता है, तो किनशिप में हम देखेंगे कि ब्लड रिलेशनशिप्स होते हैं, कंसेंट जून है ना, और उसके साथ एफिनल रिलेशनशिप्स होते हैं जो हमारे मैरिटल रिलेशनशिप्स होते हैं। तो इन डिटेल हम लेक्चर्स पढ़ेंगे। उसके बाद हमें कास्ट सिस्टम पढ़ना है। इंडियन कास्ट सिस्टम बहुत रिजिड सिस्टम है ना, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। यहाँ पर एक हायरार्की होती है टॉप टू बॉटम, जहां पर हम प्योरिटी और पोल्यूशन की बात करते हैं, ठीक। उसका जो बेस है वही प्योरिटी एंड पोल्यूशन होता है। इसी पर जो हायरार्की है टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप मेंटेन करी जाती है। इतना हम पढ़ेंगे। इसी के साथ हम इसमें देखेंगे कि कास्ट सिस्टम किस तरह से डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम कहा जाता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, किस तरह से अपर कास्ट लोअर कास्ट को डिस्क्रिमिनेट करती है ना, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। इसके बाद हमें ट्राइबल सोसाइटी पढ़नी है कि ट्राइबल सोसाइटी क्या होती है, ट्राइबल्स कौन होते हैं, पीपल ऑफ द फॉरेस्ट होते हैं, ठीक। इस तरह से फिर हमें देखना है कि इनके एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होते हैं, इनके परमानेंट ट्रेट्स क्या होते हैं। परमानेंट ट्रेट्स में हम इनका क्या पढ़ेंगे, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, इनके रेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, किस तरह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा ट्राइबल सोसाइटी कौन से रीजन से बिलोंग करता है ना। वहीं जैसे नॉर्थ ईस्ट का ट्राइबल सोसाइटी है, वहीं साउथ इंडियन सोसाइटी से जो ट्राइबल्स हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, वो किस तरह से फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये सब चीजें। तो जैसे मैंने बताया कि इनके एक्वायर्ड ट्रेट्स हम पढ़ेंगे और फिजिकल या परमानेंट ट्रेट्स पढ़ेंगे। तो परमानेंट ट्रेट्स में हम फिजिकल और रेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, ठीक। इसके बाद इनका लैंग्वेज, इन टर्म्स ऑफ देयर लैंग्वेज, इनके जो परमानेंट ट्रेट्स हैं हम वो पढ़ेंगे, ठीक। इसी तरह से फिर हमारा मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन मैंने दिखाया था बुक 1 में, हमारा चैप्टर 4 दिया हुआ है पूरा। तो इसमें हमें पढ़ना है कि मार्केट सिस्टम क्या है। मार्केट तो एक इकोनॉमिक टर्म है, तो इसको हम सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से कैसे पढ़ेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारे सोशल इंटरेक्शंस होते हैं, सोशल रिलेशनशिप्स होते हैं, ठीक, किस तरह से, और सोसाइटी में कास्ट सिस्टम का कैसे होल्ड होता था, या ट्रेडिशनल बिजनेस कम्युनिटीज कैसे अपना मार्केट सिस्टम पर होल्ड करते थे। तो ये सब हम सोशोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं।
आगे देखो यूनिट 3 हमारा दिया हुआ है सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। तो ये हमारा बुक 1 में चैप्टर 5 दिया हुआ है, जहां पर हमें कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज पढ़ना था, हमें सोशल एक्सक्लूजन पढ़ना था। सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है हमारा, जहां पर हम किसी भी ग्रुप को एक्सक्लूड करते हैं, किसी भी ग्रुप को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, किसी भी ग्रुप को ह्यूमिलिएट करते हैं, है ना, और उनको इंक्लूड नहीं करा जाता है अपने ग्रुप में, अपनी सोसाइटी में। तो वो कौन कौन से लोग हैं, सबसे पहले हम देखो कास्ट सिस्टम में मैंने बताया था कि हम डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम बोलते हैं इसको, तो यहाँ पर एक्सक्लूजन का प्रोसेस देखा जाएगा। एक्सक्लूजन का प्रोसेस कौन देखेंगे, कौन फेस करेंगे, तो वो हमारे अनटचेबल्स हो गए, शूद्रास हो गए, ठीक है, जैसे ये शेड्यूल्ड कास्ट हमारा दिया हुआ है। फिर हमारे अदर बैकवर्ड क्लासेस का हम देखेंगे, फिर हम डिफरेंटली एबल्ड पीपल्स देखेंगे कि वो कैसे एक्सक्लूड करे जाते हैं मेन स्ट्रीम सोसाइटी से। फिर हम विमेन का स्टेटस देखेंगे, फिर हम पढ़ेंगे कि इनका लो स्टेटस क्यों है, या ये सोशल एक्सक्लूजन का जो प्रोसेस होता है उसमें खुद को किस तरह से देखते हैं, कहाँ स्टैंड करते हैं, या ये सोशल एक्सक्लूजन के प्रोसेस को कैसे एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, तो हम 5 ग्रुप पढ़ेंगे जब हम अपना चैप्टर 5 पढ़ेंगे, या आप लोग पढ़ोगे तो उसमें आप ये 5 ग्रुप्स को देखोगे कि सोशल एक्सक्लूजन को कैसे फेस करते हैं। तो हमारे अनटचेबल्स थे, हमारे ओबीसी थे, हमारा वुमेन सेक्शन था, डिफरेंटली एबल्ड थे, और ट्राइबल सोसाइटीज थे। ठीक, इतना। उसके बाद जैसे हमने ये मार्जिनलाइजेशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज, फिर विमेन्स का किस तरह से, ये सब जो मैंने अभी आपको बताया 5 ग्रुप्स हमें पूरे ये माइनॉरिटीज और डिफरेंटली एबल्ड, ये सब इस यूनिट में कवर करना है। ठीक, इतना हो गया। ये हमारे बुक 1 में चैप्टर 5 दिया हुआ है, वहां पे इन डिटेल सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है। आप अपना एनसीईआरटी बुक अच्छे से पढ़ोगे, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन, और जो आपके बॉक्सेस में इंफॉर्मेशन दिया होता है आप उसको भी अच्छे से पढ़ोगे, क्योंकि हमने पेपर एनालाइज करा तब देखा था कि वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। हम लोग क्या करते थे, हम लोग पूरा अपना चैप्टर रीड कर लेते हैं और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया होता है उसको स्किप कर देते हैं कि पता नहीं क्या क्या लिख कर दे दिया है, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है। सीयूईटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपसे कहूँ तो वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बनाकर दिए जाते हैं, तो वो तो स्किप बिल्कुल नहीं करना है। अब देखो यूनिट 4 में हमें क्या पढ़ना है, चैलेंजेस ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो यहाँ पर हमें कल्चरल डाइवर्सिटी, जो हमारा चैप्टर 6 दिया हुआ है बुक 1 में, वो पढ़ना है कि कल्चरल डाइवर्सिटी किस तरह से इंडियन सोसाइटी रिप्रेजेंट करता है, या हमारा इंडियन सोसाइटी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए। डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग एक साथ रहते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज के लोग एक साथ रहते हैं, डिफरेंट रीजन के लोग एक साथ रहते हैं, और किस तरह से हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी इन यूनिटी को अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसमें हमारा कम्युनलिज्म आ जाएगा, जो हम पढ़ेंगे कि हमारा एक क्या होता है, रिलीजियस आइडियोलॉजीज को इंक्लूड करना हमारे पॉलिटिक्स में, या हमारा एक एग्रेसिव शोविनिज्म आइडियोलॉजी होता है। वहीं हम रीजनलिज्म की बात करेंगे तो ये हमारे रीजन से हो जाएगा, जब हम रिलेटिव डेप्रिवेशन को फील करते हैं, है ना, रीजन वाइज। फिर कास्टिज्म हम पढ़ेंगे, तो कास्टिज्म में क्या होता है, व्हेन वन कास्ट अपने क्या मतलब होता है कास्टिज्म में, कि जब कोई एक कास्ट अपने आप को सुपीरियर समझता है और दूसरे कास्ट को इंफीरियर समझता है, और फिर उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। ठीक, इस तरह से। फिर आपको रोल ऑफ द स्टेट इन अ प्लूरल और अनइक्वल सोसाइटी, जो हमने अभी बताया कि कल्चरल डाइवर्सिटी पढ़ेंगे, तो कल्चरल डाइवर्सिटी में हम देखेंगे इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, इन टर्म्स ऑफ रीजन, किस तरह से ये प्लूरलिटी जो है वो रिप्रेजेंट करी जाती है इंडियन सोसाइटी में। ठीक, इतना हो गया। आगे देखिए यूनिट 5 में हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज। तो सोशल चेंज क्या है, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है हमारी सोसाइटी में, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, यानी कि हर एलिमेंट में, हर इंस्टीट्यूशंस में चेंज आते रहना, है ना। तो वही सारी चीज हम देखेंगे कि किस तरह से हमारे इंडियन सोसाइटी में चेंज आया। हमारी जो इंडियन सोसाइटी थी वो पहले एक ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी थी, अब हम अपनी इंडियन सोसाइटी को देखते हैं तो वो मूव ऑन कर रही है मॉडर्न इंडियन सोसाइटी की तरफ। तो हम देखेंगे कि किस तरह से उसमें स्ट्रक्चरल चेंज आए। ठीक, अब वो स्ट्रक्चरल चेंज कैसे आए, सबसे पहले कॉलोनियलिज्म हुआ, उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी और यूज ऑफ मशीन्स हुआ, जिसकी वजह से हमने अपना प्रोडक्शन बढ़ाया, है ना, इंक्रीज करा, ये सारी चीजें हम देखेंगे। फिर अर्बनाइजेशन का प्रोसेस हुआ, है ना,
किस तरह से हमने सिटीज को डेवलप करा या हमारे सिटीज ग्रो हुए थे। तो एक ये स्ट्रक्चरल चेंज हुआ हमारे इंडियन सोसाइटी में। उसी के बाद फिर हम देखेंगे कि किस तरह से हमारी इंडियन सोसाइटी में कल्चरल चेंज आया, किस तरह से हमारे आइडियोलॉजीज में चेंजेस आए, है ना। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि पहले आज से 50 साल पहले की हम बात करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पर घर पर गेस्ट आते थे तो क्या होता था, हम लोग मतलब जो भी हमारे पेरेंट्स होते थे नीचे झुककर फीट बहुत अच्छे से टच करते थे, है ना, प्रणाम बोलते थे, नमस्ते बोलते थे। बट आज हमारे घर पर कोई गेस्ट आता है तो हम पैरों तक तो जाते ही नहीं है, घुटनों पे ही रुक जाते हैं, घुटनों तक ही टच कर लेते हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं, हमने अपने रूट्स भी नहीं छोड़े, हम ट्रेडिशनल, है ना, जो हमारी इंडियन सोसाइटी थी उसको भी साथ में लेकर आ रहे हैं, बट मॉडर्न टच के साथ आ रहे हैं कि ठीक है, एल्डर्स आएंगे तो फीट टच कर लेंगे, उनके नीज टच कर लेंगे, और हमारे साथ के हमारे फ्रेंड्स हैं, कजिन्स हैं, तो उनके साथ हाई फाई हो जाएगा, है ना, हग्स वगैरह हो जाएंगे। तो इस तरह से, तो ये क्या है, कल्चरल चेंज है। तो हमें वही पढ़ना है कि किस तरह से मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस हुआ, है ना, हमारी इंडियन सोसाइटी को हम ट्रेडिशन से मॉडर्न की तरफ लेकर जा रहे हैं। फिर हम देखेंगे कि वेस्टर्नाइजेशन कैसे हुआ। तो वेस्टर्नाइजेशन कब हुआ था, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, कि जब ब्रिटिशर्स थे तो हम देखते थे, देखो फिर एक एग्जाम्पल दूंगी कि हमारे इंडियन सोसाइटी में हम लोगों को ब्रेकफास्ट करना होता था या लंच या डिनर होता था, तो हम लोग कहाँ पर अपने जो भी बिस्तर लगा हुआ होता उस पर जैसे खाना खाते थे, उस टाइम पर सोफाज नहीं थे, डाइनिंग टेबल नहीं थे। लेकिन जब ब्रिटिश रूल हुआ, कॉलोनियलिज्म हुआ, ये सब चीजें हुई, ठीक है, तो वेस्टर्नाइजेशन का प्रोसेस जब एमर्ज हुआ कि हमने उनके जो लाइफस्टाइल थे उससे हम इन्फ्लुएंस हुए, उनकी बहुत सारी चीजें जो भी उनके लाइफस्टाइल में इंक्लूडेड थी, जैसे उनका रेफ्रिजरेटर हुआ, टेलीविजन हुआ, सोफा हुआ, डाइनिंग टेबल हुए, ये सब हम अपने यूज में लाने लगे। तो इस तरह से हमारे कल्चरल चेंज के प्रोसेस हम देखेंगे और पढ़ेंगे। ठीक उसी के साथ फिर हमें सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स पढ़ने हैं कि किस तरह से हमारी इंडियन सोसाइटी में चेंजेस आए, सोशल चेंज का प्रोसेस हुआ थ्रू सोशल रिफॉर्मर्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लें तो सती प्रथा, है ना, पहले क्या होता था, हस्बैंड की डेथ हो गई तो वाइफ को भी उसके साथ ही बिठाकर जला देंगे, है ना। तो ये होता था ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी में। तो जब हमारा मॉडर्नाइजेशन हुआ, वेस्टर्नाइजेशन हुआ, है ना, उसके बाद सोशल रिफॉर्मर्स ने क्या मतलब मॉडर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस हुआ, तो उनको पता चला कि ये सब चीजें तो बहुत गलत हैं, ये सोसाइटी में नहीं होनी चाहिए। तो फिर उन्होंने इसके अगेंस्ट अपने कैंपेन्स चलाए, ऑर्गेनाइजेशंस बनाए, जिसकी वजह से हमारी इंडियन सोसाइटी मूव ऑन हुई फ्रॉम ट्रेडिशनल रूट्स टू मॉडर्न रूट्स, है ना। तो इस तरह से सोशल चेंज के प्रोसेस को हम पढ़ेंगे अच्छे से। उसके बाद देखो यूनिट 6, सोशल चेंज एंड द पॉलिटी। अभी हमने जो चेंजेस पढ़े, सोशल चेंज पढ़ा, वो स्ट्रक्चरल चेंज पढ़ा। जैसे कि पहले हमारे बुलक कार्ट्स, है ना, हंटिंग एंड गैदरिंग से चले सीधा, हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी था, अब हम इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी पर आ गए, ठीक। तो उसके पूरे प्रोसेस में देखो हमारे पास ये कार्ड्स आए, उसके बाद 4 व्हीलर्स आ गए, रेलवेज आ गए, है ना। तो ये सब चीजें, तो ये हमारे स्ट्रक्चरल चेंज में आएंगे कि हम पहले पोस्टल सर्विसेज नहीं थे, वो आ गए, है ना। ये सब पूरे स्ट्रक्चर में चेंज आया। और कल्चरल चेंज में हमने क्या पढ़ा, हमारे आइडियोलॉजीज में चेंजेस आए, हमारे लाइफस्टाइल में चेंज आए, ठीक, इतना। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि पॉलिटी में किस तरह से चेंज आया, है ना। तो वो सारी चीज हम पढ़ेंगे। तो हमारा एक इंडियन डेमोक्रेसी का चैप्टर 3 बुक 2 में दिया हुआ है, उसमें हम पूरा पढ़ेंगे कि, या आप लोग पढ़ोगे कि डेमोक्रेसी इंडियन सोसाइटी में कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, किसने ड्राफ्ट करा, कौन से ईयर में बना था, है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स किस लिए हैं। जैसे अब हम पढ़ेंगे अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी, जो हम सोशल एक्सक्लूजन का पार्ट पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे कि जो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करी जाती थी वो एक्सप्लॉइट करते थे हम लोगों को, तो इसलिए गवर्नमेंट ने इंटरवेंशंस लाए, आर्टिकल 17 बनाया कि अब कोई जो अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगा, है ना। तो इस तरह से तो पॉलिटी में भी बहुत सारे चेंजेस आए। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन ये सब पढ़ेंगे कि किस तरह से ड्राफ्ट हुआ, किसने ड्राफ्ट करा, कमेटी मेंबर्स कौन कौन थे, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमें पढ़ना है कि पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, इंटरेस्ट ग्रुप, ये सब कौन होते हैं और ये किस तरह से सोसाइटी में चेंज लेकर आते हैं। कि अगर मान लो जैसे सोसाइटी में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, जैसे मैं एग्जांपल दूं कि माल नरिशमेंट है किसी भी एरिया में या किसी भी
सिस्टम में, जैसे विमेन है, ठीक है, विमेन सेक्शन है, मैल नरिश्ड है बहुत ज्यादा, तो इनके लिए बहुत सारे प्रोग्राम एंड पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करे गए जो 50 साल पहले नहीं थे, है ना। तो ये एक सोशल चेंज का एग्जाम्पल हुआ। हमारी इंडियन सोसाइटी में 50 साल पहले माल नरिशमेंट, अंडर नरिशमेंट, है ना, इसके लिए कोई बात ही नहीं करता था। लेकिन आज के टाइम पर गवर्नमेंट ने हमारे पॉलिटी स्ट्रक्चर में पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बनाए गए हैं विमेन्स के लिए, है ना, चिल्ड्रंस के लिए। तो ये हमारा पॉलिटी में एक सोशल चेंज है। इतना हम पढ़ेंगे, ठीक। उसके साथ देखो यूनिट 7 में हमें पढ़ना है सोशल चेंज एंड इकोनॉमी। जैसे अब मैं बात कर रही हूँ कि पूरे के पूरे इंडियन सोसाइटी में सोशल चेंज का प्रोसेस हो रहा है, ऑनगोइंग प्रोसेस है। पहले स्ट्रक्चरल चेंज हुआ, है ना, स्ट्रक्चर्स में चेंज आए, उसके बाद हमारे आइडियोलॉजीज और हमारे लाइफस्टाइल में चेंज आए। जब हमारे लाइफस्टाइल और आइडियोलॉजीज में चेंज आ रहे हैं, इसका मतलब हमारे जो सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें चेंज आ रहा है। फैमिली सिस्टम में देखा जाए तो देखो कैसे चेंज आया, पहले जॉइंट फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली होते थे, अब न्यूक्लियर फैमिली है। मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन है, ठीक, हम सबको पता है। मैरिज सिस्टम में कैसे चेंज आया, पहले क्या होता था मैरिज सिस्टम में, हाँ, इसको क्या दिया गया है, हम अगर बोलें तो लेजिटिमाइज्ड, है ना, कि सोसाइटी सोशल एक्सेप्टेंस होता है कि दो फैमिलीज होंगी, वो अप्रूव करेंगे, फिर आपका मैरिज सेरेमनी होगा, उसके बाद आप साथ रह पाओगे। लेकिन अब मैं अगर सोशल चेंज की बात करूं तो लिव इन रिलेशनशिप आ रहा है ना। तो इस तरह से हमारे इंडियन सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, इसको हम इन यूनिट्स में पढ़ेंगे। अब मैं इकोनॉमिक की बात कर रही हूँ, तो जैसे मार्केट सिस्टम मैंने बोला चैप्टर 4, उसमें हम पढ़ेंगे कि पहले हमारा जो इंडियन इकोनॉमी होता था वो एग्रेरियन होता था ओनली, है ना, एग्रेरियन बेस्ड होता था। लेकिन अब हम बात करते हैं तो हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी है। ये हमारा क्या है, सोशल चेंज प्रोसेस का इम्पैक्ट है कि इंडियन सोसाइटी का जो इकोनॉमी है उसमें भी चेंज आया है। तो सबसे पहले लैंड रिफॉर्म्स हम पढ़ेंगे। लैंड रिफॉर्म्स में हम 3 लैंड रिफॉर्म्स पढ़ेंगे, जमींदारी सिस्टम पढ़ेंगे, रैयतवारी सिस्टम पढ़ेंगे, उसके बाद लैंड सीलिंग एक्ट पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या था। फिर हम ग्रीन रेवोल्यूशन देखेंगे कि किस तरह से एग्रीकल्चर सोसाइटी में चेंज आया बिकॉज ऑफ या ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन, किस तरह से हमने अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करा, और फिर उसके क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट थे इंडियन सोसाइटी पे और क्या क्या निगेटिव इम्पैक्ट थे इंडियन सोसाइटी पे, ठीक, एग्रेरियन सोसाइटी से रिलेट करके। और फिर किस तरह से अब हम मूव हुए एग्रेरियन सोसाइटी से इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ और लिबरलाइजेशन की तरफ, है ना। बहुत सारे जब हम नेगेटिव इम्पैक्ट पढ़ेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से, तो जो फार्मर्स थे उनके ऊपर बहुत ज्यादा लोन हो चुका था, वो बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड हो चुके थे, तो वो अपना एग्रीकल्चरल एक्टिविटी छोड़कर मूव ऑन हो गए सिटीज में और अर्बन प्लेसेस पर और इंडस्ट्रियल एरियाज में, जहां पर उनको ज्यादा से ज्यादा काम मिल रहा था, वहां पर उनको वेजेस मिल रहे थे, इस वजह से। तो ये सारे हमारे सोशल चेंज के एग्जाम्पल्स हैं और सोशल चेंज के प्रोसेस में हेल्प कर रहे हैं। इसी तरह से फिर हम क्लास स्ट्रक्चर में चेंज पढ़ेंगे कि किस तरह से हमारा क्लास स्ट्रक्चर जो था इंडियन सोसाइटी का वो चेंज हुआ। अगर हम बात कर रहे हैं एग्रेरियन सोसाइटी के, तो वहां पर हमारे डोमिनेंट क्लास या डोमिनेंट कास्ट होते हैं। अब ये डोमिनेंट क्लास या डोमिनेंट कास्ट कौन लोग होते हैं, हु हैज पावर ऑफ पॉलिटिक्स, है ना, इकोनॉमिक्स, इस तरह से। तो जिसके पास पैसा है, जिसके पास पॉलिटिकल पावर है, उसी के पास जमीन भी ज्यादा थी, है ना, तो वही लैंडलॉर्ड और जमींदार बन के बैठे हुए थे, इस तरह से। तो ये सारे फिर ये चीजें कैसे चेंज हुई, क्लास स्ट्रक्चर कैसे चेंज हुआ, तो ड्यू टू लैंड रिफॉर्म्स इसमें चेंजेस आए थे। गवर्नमेंट ने अपने इंटरवेंशन करे, उन्होंने कहा लैंड सीलिंग एक्ट लेकर आए कि जरूरी नहीं है कि 8 लोग हैं आपके फैमिली में तो आप 8 प्लॉट को ही क्या करोगे, होल्ड पर रखोगे, है ना। लैंड होल्डिंग में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होल्डिंग करा गया थ्रू लैंड सीलिंग एक्ट के एक फैमिली से 1 या 2 ही प्लॉट आप या लैंड्स को होल्ड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि घर में जितने मेंबर्स हैं आप उतना ही करोगे, है ना। तो उसमें एक लिमिट लगा दिया गया था, इस तरह से चेंज आए। अब यूनिट 8 देखो, उसमें हमें एरिनाज ऑफ सोशल चेंज पढ़ना है। यहाँ पे अब हम मॉडर्न सोसाइटी की बात करेंगे कि किस तरह से हमारे मॉडर्न सोसाइटी में चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा मीडिया।
हम यहाँ पर बैठे हैं, अब जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपको सिलेबस दे रही हूँ, आप ये वीडियो देख रहे हो, तो ये सब क्या है? आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले तो ये चीजें नहीं थी, इतना टेक्नोलॉजी नहीं था हमारे पास, है ना। तो ये जो है हमारा मास मीडिया, हमारा कम्युनिकेशन, हमारा ग्लोबलाइजेशन, इनकी वजह से हमारी सोसाइटी में सोशल चेंज आया है। इनको हम अच्छे से पढ़ेंगे। ग्लोबलाइजेशन से हम क्या समझते हैं? इंटरकनेक्शंस बिटवीन द मैनी कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, कि हम घर बैठे अगर शॉपिंग करना है तो हम दुनिया के किसी भी कोने से जाकर अपनी शॉपिंग कर सकते हैं, अपने फोन से, अपने लैपटॉप से, है ना। तो ये सारे हमारे सोशल चेंज में या प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज के बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक, होप समझ में आ रहा होगा। सिलेबस बहुत आसान है और जब आप पढ़ोगे ना इसे तो बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ऐसा लगेगा डे टू डे लाइफ की चीजें ही पढ़ रहे हो, ज्यादा कुछ नया नहीं पढ़ रहे हो, सब आसान है, सब पता तो है। ऐसा ही तो होता है, घर पे भी ऐसा ही होता है, बाहर भी ऐसे ही हो रहा है ना। तो बहुत आसान लगेगा, ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि कुछ अलग ही याद करना पड़ रहा है, याद कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद देखो यूनिट 9 न्यू एरिनाज ऑफ सोशल चेंज। तो हमारा मीडिया और हमारा ग्लोबलाइजेशन अभी हमने पढ़ा था, हम मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन पढ़ेंगे कि किस तरह से सोशल प्रोसेस में ये लोग अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। लास्ट हमारा यूनिट है सोशल मूवमेंट, जो मैंने आपको बताया था बुक 2 का लास्ट चैप्टर है। इससे लास्ट ईयर मतलब दोनों साल 2022 और 2023 में बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, लेकिन है बहुत आसान, बहुत कोई मुश्किल नहीं था। और क्या करा था इन लोगों ने, आपको पैसेजेस दे दिए थे और उसी में से क्वेश्चंस फ्रेम कर दिया था और आपको आंसर करना था। तो 5 सवाल अगर पूछे गए थे, 3 या 4 के तो आंसर पैसेज में ही दे दिए थे। ठीक है, तो इतना आसान है। बस हमें पढ़ना क्या है, सबसे पहले क्लास बेस्ड मूवमेंट्स में हम वर्कर मूवमेंट्स और पीजेंट मूवमेंट्स पढ़ेंगे। इसके बाद हमें कास्ट बेस्ड मूवमेंट जब पढ़ना है तो दलित मूवमेंट और बैकवर्ड कास्ट मूवमेंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हमें विमेन्स मूवमेंट पढ़ना है, फिर हमें ट्राइबल मूवमेंट्स और एनवायरमेंटल मूवमेंट। जब ये हम ट्राइबल मूवमेंट्स पढ़ेंगे तभी हमारा एनवायरमेंटल मूवमेंट भी कवर हो जाएगा। किस तरह से? क्योंकि देखो, जैसे ट्राइबल पीपल, ट्राइबल्स को क्या कहा जाता है? पीपल ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है। ठीक है, इनका जो सर्वाइवल है या उनका जो ऑक्यूपेशन है वो भी फॉरेस्ट पर ही बेस्ड करता है। अब जब हम नेशनल ग्रोथ, नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम लोग इनको डिस्प्लेस कर देते हैं, इनके घर इनसे हम छीन लेते हैं, इनका लैंड हम इनसे छीन लेते हैं, है ना। तो जिसकी वजह से इन्होंने फिर क्या करा, अपने कुछ मूवमेंट्स चलाए, जिसकी वजह से फिर एक झारखंड, ठीक, और एक छत्तीसगढ़, ये स्टेटहुड मिला। ठीक है, ट्राइबल्स को ईयर 2000 से 2002 के बीच में। ठीक, तो इस तरह से तो इतना ही था आज के हमारे सिलेबस में। सिर्फ 10 यूनिट्स हैं, जो हमारे दोनों बुक्स में 14 चैप्टर्स दिए हैं, सारे वही टॉपिक्स वेबसाइट पर डाले हुए हैं। तो आपको अपने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ना है, वर्ड टू वर्ड पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से आप अपना एग्जाम की तैयारी कर पाओगे। और आपको अगर एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए और आपको लगता है कि बहुत आसान तरीके में आपको पढ़ना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे ऐप को रजिस्टर करो ऐप पर। तो वहां पर आपको बहुत अच्छे तरीके से हम ये एनसीईआरटीज पढ़ाएंगे, समझाएंगे और आपकी प्रिपरेशन को अच्छा और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।